वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमें पढ़ना है लाइवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है, तो लाइवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम है क्या, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइटल लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, ताकि आपको नाम अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। तो ये हमारा टाइटल है जो हमें आज देखना है। तो इसमें हमें क्या है, हमें डायरेक्टली एक रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि एक्सटेंशन है डिरिचलेट थ्योरम का। तो इसमें इसका मोस्टली जो पार्ट है वो डिरिचलेट थ्योरम जैसा ही है। हमें इसका क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट समझना है अच्छे से, और उसके बाद फिर हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो ये कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा रीजन है जिसमें एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आपके पास h1 और h2 दो ऐसे नंबर हैं सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड जो है इन दोनों के बीच में है। सपोज कर लिया आपने, ठीक है, कि h1 और h2 दो ऐसे नंबर्स हैं सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज बिटवीन h1 एंड h2। ओके, तो तब हमें देखना है कि हमें कैसे हैंडल करनी है चीज़ों को। तो सपोज आपके पास इंटीग्रल है इस टाइप का, f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर एक खास बात देखने वाली ये है कि ये जो फंक्शन है f, वो क्या है, वो इसके सम का फंक्शन है। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए पहले मैं ऐसा करता हूँ, पूरा रिजल्ट लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस फंक्शन के बारे में समझा दूंगा कि इस फंक्शन में स्पेशल बात क्या है। x टू द पावर l माइनस वन, वाई टू द पावर m माइनस वन, z टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पर है dz dy dx। तो ये कितना जाएगा, ओवर l प्लस m प्लस n, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ h1 टू h2। ये h1 h2 कौन से नंबर्स हैं, ये यही वाले नंबर्स हैं। इंटीग्रल ऑफ h1 टू h2 f ऑफ h टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस वन dh। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ गई? तो ये आपके पास प्रॉपर जो है एक स्टेटमेंट बन चुकी है। इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लाइवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। मेरी बात समझ आ गई? तो अब हम इस फंक्शन को देख लेते हैं। देखो इसमें और डिरिचलेट थ्योरम में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क कि यहाँ पर 0 होता था और यहाँ पर 1 होता था, बल्कि लाइवलीज में अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी दो रैंडम नंबर हम डाल सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? और दूसरा जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो ये फंक्शन है। ये फंक्शन एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन किस चीज का फंक्शन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन। मेरी बात समझ आ रही? दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए देख लेते हैं। अगर मैं ये लिख रहा हूं एफ एक्स वाई जेड सपोज, तो इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने वाई प्लस जेड। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड सपोज, तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड को एक साथ रखना होगा, और फिर मैं इसकी सपोज कुछ पावर लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स कर देता हूँ। जो भी मैं करूँ, मैं इसको अलग नहीं कर सकता। मेरी बात आपको क्लियर हो ही नहीं रही है? तो ये फंक्शन एक्स वाई जेड का नहीं है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का है। तो सिमिलर आपके पास लाइवलीज में भी ये चीज है कि आपके पास फंक्शन जो है वो किसका है, x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है। मेरी बात क्लियर हो गई? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज खोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ये देख लेते हैं सबसे पहले उसको। प्रॉब्लम है कि आपको सपोज इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सपोज सॉल्व करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर माइनस वन बाई टू, वाई टू द पावर माइनस वन बाई टू, z टू द पावर माइनस वन बाई टू, और यहाँ पर है वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड टू द पावर वन बाई टू ऑफ डी जेड डी वाई डी एक्स। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और आपके पास रीजन क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आपके जो हैं वो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
और x प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका किसके बीच में है, 1 से छोटा है। अब देखो ये 1 से छोटा है, मेरी बात क्लियर हो रही है, ये 1 से छोटा है और ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये 0 से तो बड़े रहेंगे ही, नेगेटिव कभी नहीं आएगा इनका सम। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, तो ये हमें h1 मिल चुका है, ये हमें h2 मिल चुका है, तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। h1 हमें मिल गया है, h2 मिल गया है। अब आप यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि वो फंक्शन कौन सा है, तो वो ये वाला फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये है आपका f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और इस फंक्शन की वैल्यू है कितनी, इसकी है वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 1/2। तो ये वैल्यू है इस फंक्शन की। समझ आ गई मेरी बात? तो अब यूजिंग लाइवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कितनी। आपको क्या करना होगा, देखो यहां पर होता है l माइनस वन, एक्स टू द पावर l माइनस वन था वहां पर, तो अब क्योंकि वहां पर l माइनस वन था थ्योरम के अंदर, तो यहां पर आप क्या नहीं कर सकते, अब यहां पर आप -1/2 को l नहीं मान सकते, तो आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई वे में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको फंक्शन को एज इट इज लिख देता हूं जैसा इसे होना चाहिए था। तो ये आ गया आपका एफ एक्स वाई जेड। अब आपका x टू द पावर l माइनस वन है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 माइनस वन, y टू द पावर 1/2 माइनस वन, z टू द पावर 1/2 माइनस वन। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको? तो देखिए, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है जैसा इसको होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू द लाइवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम हमें आंसर कितना मिल जाएगा, गामा 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रल होता है h1 से h2, तो ये जगह 0 से 1। यहाँ पर कितना जाएगा f ऑफ h, तो आपको इसकी जगह h रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एच टू द पावर 1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पर कोई प्लस नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आपको क्या होता है फॉर्मूले में, यहाँ पर आता है आपका h टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला था डिरिचलेट वाला। तो मेरी बात समझ आ गई आपको? तो अब आप सिंपली इसको इवेलुएट कर सकते हैं। कैसे आप इवेलुएट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू √π होती है, तो और ये 3/2 आ गया है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप लिख सकते हैं √π होल क्यूब, और नीचे आप लिख सकते हैं कितना, देखो 3/2 है तो 3/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ √π, ये आप लिख सकते हैं। अब हमें इस इंटीग्रल को देखना है कि इस इंटीग्रल में थोड़ी सी कुछ अच्छी बात है, वो क्या बात है देख लेते हैं फटाफट से। ये आपके पास इंटीग्रल है 0 to 1 माइनस h टू द पावर 1/2, ठीक है, और h टू द पावर कितना आ चुका है आपके पास 1/2 1/2 1/2, तो ये कितना आ गया है 3/2 माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dh। अब आपको ये दिखाई दे रहा है क्या कि ये क्या है आपके पास, ये जो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है कंप्लीट, ये असल में है क्या, ये बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन में भी तो सेम ही चीज होती थी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √π, यहाँ पर आ जाएगा √π, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये वापस से पाई आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, कैंसिल आउट क्या पता बाद में भी थोड़ा और अच्छा हो जाए, तो अभी इतना ही रहने दो √π, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बीटा ऑफ 1/2 3/2। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए बीटा ऑफ 1/2 3/2 की, तो बीटा ऑफ 1/2 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ ताकि हम क्या कर पाए यहाँ पर लिख पाए। चलिए, तो बीटा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ओके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया। हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पर पहले, ये असल में बीटा फंक्शन तो है पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस 1/2 को मुझे लिखना चाहिए कैसे, मुझे इसको लिखना चाहिए जैसे 1/2 ये लिखा हुआ है सपोज, तो मुझे इसे लिखना चाहिए 1 माइनस 1/2। तो मैं क्या करूंगा, इसे इरेज करूंगा, रहना तो ये 1/2 ही चाहिए, पर अगर हमें इसे एज अ बीटा फंक्शन लिखना है सपोज, तो मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, और बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। देखिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए होता है यहाँ पर
n-1, n-1 चाहिए और आपको रिजल्ट भी कितना चाहिए वहां पर 1, तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा और -1 यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर फाइनली आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, गामा 3/2 ओवर गामा 3/2 प्लस गामा 3/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 ऑफ रूट पाई, इसकी भी वैल्यू 1/2 ऑफ रूट पाई, तो ये हो जाएंगे टोटल। इसको कैंसिल आउट करके सबसे पहले यहां पर आएगा पाई, अच्छा ये इससे कैंसिल आउट होके यहां पर आ जाएगा पाई, 1/2 यहां पर है अभी, यहां से निकल के आ रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहां से आ रहा है 1/2, एक 1/2 कैंसिल हो गया तो एक अभी 2 इसके नीचे बचा हुआ है, यहां से आ रहा है रूट पाई तो वो पाई हो जाएगा, ठीक है। ये 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 6/2, 6/2 का 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, होल अपॉन 2। ठीक है, आपको ये बीटा फंक्शन आता है अच्छे से, तो मैं इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये π² आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना पड़ रहा है, अब सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ यूज करने पड़ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइवली एक्सटेंशन की हेल्प से इतना डिफिकल्ट लगने वाला इंटीग्रल, ये देखो ये कितना डिफिकल्ट इंटीग्रल है, और इसको हमने एकदम सॉल्व कर दिया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग पाया हमें इसे सॉल्व करने में। तो ये बहुत इजीली सॉल्व करे जा सकते हैं, बस हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, कुछ क्वेश्चंस में हमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह लेने पड़ेंगे, इस टाइप से हम कर सकते हैं, और फिर हम फटाफट से इनको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम हम इसके रिगार्डिंग करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज आपको दे देंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा, और यूजिंग दिस लाइवलीज एक्सटेंशन और एंड डिरिचलेट फॉर्मूला आपको इसे फाइनली सॉल्व करना होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं कि प्रॉब्लम 2 क्या है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी, क्यों होगी डिफरेंट, इसको देखते हैं पहले। तो करना तो यहाँ पर भी वही है कि आपको इंटीग्रल निकालना है, और आपके पास लिखा हुआ है x टू द पावर l-1, y टू द पावर m-1, z टू द पावर n-1, और यहाँ पर लिखा हुआ है dx dy dz, ये सपोज आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पर आपके पास रीजन डिफरेंट दे दिया है, आपको ये तो बोल दिया गया है कि x y z जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर यहाँ पर जो वो दूसरी कंडीशन होती थी वो डिफरेंट है। वो क्या है कि x ओवर a टू द पावर p प्लस y ओवर b टू द पावर q प्लस z ओवर c टू द पावर q, ये आपको दे दिया गया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इस बार देखिए आपके पास ये रीजन थोड़ा सा डिफरेंट आपको दे दिया गया है। अब ये रीजन क्योंकि डिफरेंट दिया हुआ है, तो हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है, हम डायरेक्टली यहाँ पर लाइवलीज एक्सटेंशन या फिर डिरिचलेट थ्योरम डायरेक्टली हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि यही सब्स्टिट्यूशन क्यों लिया गया, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, x बाई a टू द पावर p, सपोज ये आपके पास दिया हुआ है, और तो मैं इसको इसको सब्स्टिट्यूशन इसका सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए u मान लिया। फिर मैं क्या करूंगा, y बाई b टू द पावर q, इसको मैं v मान लूंगा। फिर मैं z ओवर c टू द पावर q, इसको मैं uv मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन सपोज आपने ले लिया। अगर आप इस सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी u a टाइम्स ऑफ u टू द पावर 1 बाई p, ठीक है। इसको निकालना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है। इसी सब्स्टिट्यूशन से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले q को इस तरफ भेज रहा हूँ और फिर उसको b को उस तरफ भेज रहा हूँ, तो b v टू द पावर 1 बाई q, z c w टू द पावर 1 बाई, ओके। तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पर r है, यहाँ पर q नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ इसको, चलो क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर ये r है और यहाँ पर भी ये r है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये है आपका r, यहाँ पर भी ये है r, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 बाई r जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गई मेरी बात, ओके।
तो अब देख लेते हैं कि अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन सपोज ले लिया है तो हम देख लेते हैं कि आपका रीजन क्या बनेगा अब। ठीक है, चलिए पहले एक बार dx को देख लेते हैं कि dx कितना आने वाला है। जब आप यहाँ से dx को देखेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलेगा ए, इसको आपने क्या करना है, आपने डिफ्रेंशिएट कराना है। ठीक है, तो 1/p बाहर आ जाएगा, तो u टू द पावर 1/p माइनस 1 आ जाएगा du। फिर आपने इसको करा फटाफट से तो कितना आएगा, b ओवर q v टू द पावर 1/q माइनस 1। ओके, यहाँ पर अगर आप dz करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, c ओवर r d, सॉरी नॉट d, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो ओके, तो कितना आने वाला है आपके पास, w टू द पावर 1/r माइनस 1, ये आपके पास फाइनली आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ dw भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी dv भी मल्टीप्लाई होगा, d टाइम्स ऑफ v। समझ आएगी मेरी बात। तो ये हमने फाइनली सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया है। अब हम पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन को रख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि ये कौन सा रीजन बन रहा है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर x बाई ए टू द पावर p, जिसको आपने u माना है, तो आपके पास क्या रीजन आ जाएगा, फिर आपका रीजन आ जाएगा u प्लस v प्लस w। ओके, तो ये आपके पास, ओके थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, इसमें क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंटिंग थी। ये ग्रेटर देन नहीं है, ये स्मॉलर देन ही होगा, ग्रेटर देन होगा तो फिर तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये स्मॉलर देन है, ठीक है, ये स्मॉलर देन है यहाँ पर, अब इसका यूज होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, x बाई एक्स प्लस ए की जगह कितना रख दिया, x प्लस ए टू द पावर p की जगह u रख दिया है, y बाई बी की जगह कितना रख दिया v, और z बाई सी की जगह कितना रख दिया w। तो ये कितना जाएगा, ग्रेटर देन, और सॉरी स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 था तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन, ड्रिचलेट थ्योरम को। अभी आप देखिए ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आपने इस इंटीग्रल को आई माना था, ओके, अब देख लीजिए कि आपका इंटीग्रल कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए x यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर l माइनस 1। ठीक है, x टू द पावर l माइनस 1 है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास a u टू द पावर 1/p टू द पावर l माइनस 1। फिर y को देख लीजिए, b v टू द पावर 1/q टू द पावर m माइनस 1। और z को देख लीजिए आप, तो कितना जाएगा, cw टू द पावर 1/r टू द पावर कितना जाएगा आपके पास, n माइनस 1। अब आपको क्या करना होगा, dx dy dz इनकी भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो dx dy dz की वैल्यू ये जो वापस यहाँ पर थी a बाई p और u टू द पावर 1/p माइनस 1 b बाई q v टू द पावर 1/q माइनस 1 c बाई r w टू द पावर 1/r माइनस 1 du dv dw। तो फाइनली आपके पास ये निकल के आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करेंगे कि जब आपने इसको क्या करा, मतलब इन सबको एक साथ लेके कोफिशिएंट को एक साथ आपने लिख दिया, तो उसके बाद आपके पास फाइनली क्या रिजल्ट आने वाला है, इस चीज को हम देखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो आपके पास क्या आएगा। ओके, तो वो जो इंटीग्रल आई आपके पास था, वो जो इंटीग्रल आई आपके पास था, वो जो है फाइनली कन्वर्ट होके आपके पास आ जाएगा a टू द पावर l b टू द पावर m और c टू द पावर n ओवर p q r। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहां पर आ जाएगा आपके पास u टू द पावर, यहां पर आपके पास आएगा 1/p माइनस 1, सॉरी नॉट 1 बाई, ये l p है, ठीक है, 1 नहीं है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा
m by q minus 1 w to the power n by r minus 1 du dv dw। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रल फाइनली आपके पास निकल के आ चुका है, और ये इंटीग्रल किस रीजन पर है? ये रीजन है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 और u v w r ग्रेटर देन 0। तो मेरी बात आपको समझ आ गई? तो ये इस रीजन पर हम इस इंटीग्रल को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, डिरिचलेट थ्योरम लगा सकते हैं। तो जब हम इसमें डिरिचलेट थ्योरम लगा देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा a to the power l, b to the power m, c to the power n, p q r। यहां पर आ जाएगा गामा l ओवर p, गामा m ओवर q और n ओवर r, और डिनोमिनेटर में आएगा, मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, डिरिचलेट थ्योरम। अगर आपको स्टेटमेंट या फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक बार वहां पर जाके कंफर्म कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को, n बाई आर प्लस 1। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम फर्दर नहीं जा सकते, जब तक हमें LMN की वैल्यू नहीं पता है तब तक तो हम जो गामा फंक्शन है उसको इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, यही जो हमने यहाँ पर लिखा है, यही जो चीज है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे के। तो आप ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने की, और आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग, तो उसको आप खुद से सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं, और जो क्वेरीज वगैरह होंगी तो हम उसको, आप हमसे पूछ सकते हैं उन क्वेरीज को। ठीक है, सो थैंक यू।